गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आओ। आज लॉज ऑफ मोशन को हम लोग पूरा करेंगे। अरे ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका? देख लो एक बार। चलो, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का काम पूरा करते हैं पहले। शुरुआत करते, आ जाओ। स्यूडो फोर्स, मुझे लिख लो जरा। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स and its concept is applicable and its concept is applicable only in case of non-inertial only in case of non-inertial frame of reference आगे लिखो। The direction of pseudo force the direction of pseudo force is always opposite to the direction of accelerating frame and its magnitude is mass of the body multiplied by acceleration of the accelerating frame mass of the body multiplied by acceleration of the accelerating frame। अब पहले आपको ये समझना है कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल होता क्या है। देखो, थोड़ा सा पहले इसको समझा देते हैं पहले। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए होता है। अगर उस ऑब्जर्वर के साथ अगर हम लोग एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देंगे तो वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ये एक ऑब्जर्वर है जो किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए आया है। तो आपने क्या किया, इसके साथ एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो भी बात ये आदमी बताएगा वो आप नोट करोगे। तो अब ये आदमी के साथ दो पॉसिबिलिटी है। या तो ये रेस्ट पे रहे या फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भागे। मतलब एक्सलरेशन जीरो। ठीक है, बॉडी या तो रेस्ट पे रहे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से भागे, मतलब एक्सलरेशन जीरो। तो ऐसे फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस ऐसा फ्रेम जो या तो एक्सलरेट हो या डी एक्सलरेट हो, ऐसे फ्रेम को हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो रेस्ट पे रहे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भागे, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो जो ऑब्जर्वर है वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर। अगर जो ऑब्जर्वर मोशन को देख रहा है, अगर वो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट हो रहा है तो वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे एक बात आपको बता दूं, जैसे मुझे एक बात बताओ कि एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कल में घूम रहा है और हमने उसके ऊपर एक आदमी बिठा दिया है। मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जहां बैठा है वो एक्सलरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या कहते हो? अरे एक्सलरेट तो हो ही रहा है ना, कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर वो एक्सलरेट हो रहा है तो आपने उस पे एक आदमी को बिठा दिया, तो वो किस फ्रेम का ऑब्जर्वर होगा? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? तो बताओ किस फ्रेम का ऑब्जर्वर होगा वो? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल। क्या मतलब? जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। अर्थ अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और कोई आदमी यहाँ बैठा है, तो वो भी तो सर्कल में घूम रहा है ये वाला। इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर अर्थ पे बैठा है वो कौन सा फ्रेम का ऑब्जर्वर होगा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? बताओ। हाँ, होना चाहिए नॉन इनर्शियल। लेकिन अर्थ का ओमेगा बहुत कम होता है। अर्थ का ओमेगा जो होता है वो होता है 5/24 इतना रेडियन पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि अर्थ का ओमेगा चूंकि बहुत कम है, तो हम ये मान सकते हैं कि आदमी ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, एक्चुअल में नहीं है। मतलब रियलिटी में अर्थ पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर पक्का नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर होगा। लेकिन चूंकि अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी इतना कम है कि हम ये मान लेते हैं कि आदमी मूव नहीं कर रहा है। तो आदमी अगर मूव नहीं कर रहा है तो वो किस फ्रेम का ऑब्जर्वर हो गया? मेरी बात तुम समझ पाए होगे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि रियलिटी में अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल। बात समझ गए? चलो।
थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है, ठीक है ना। तो अर्थ पे बैठा हुआ जो भी आदमी होगा वो इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर कहलाएगा। खैर अभी हमारा इंटरेस्ट स्यूडोफोर्स के साथ है, तो स्यूडोफोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जैसे एग्जांपल के लिए हम ऐसा बोले आपको, देखो इधर ध्यान से, मान लो कि ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है। आप जब ग्राउंड पे बैठ के स्मॉल एम के मोशन को देखोगे तो आप क्या बोलोगे? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोलेगा कि देखो जी ये आगे भी जा रहा है और ये नीचे भी आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बिठा दें, इस आदमी के हिसाब से ये वाला ब्लॉक सिर्फ नीचे आता हुआ दिखेगा। बोलो, इसका ऑब्जर्वेशन ये, इसका ऑब्जर्वेशन ये, सही है या नहीं है, देख लो। तो मुझे एक बात बताओ, इस आदमी के रेस्पेक्ट में इसका मोशन, स्मॉल एम का मोशन, ये बोलेगा कि देखो ये इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है। लेकिन ये बोलेगा कि ये ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ नीचे आ रहा है। तो मुझे आप बताओ, का नेमिंग कर देते हैं 1 और 2। किसके रेस्पेक्ट में स्मॉल एम का मोशन आपके लिए इजी है, बताओ जरा मुझे, 1 या 2? लेकिन दिक्कत ये है कि 2 जहां बैठा हुआ है वो खुद भी एक्सलरेट हो रहा है। इसका मतलब 2 कौन से फ्रेम का ऑब्जर्वर है, इनर्शियल या इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? और 1 कौन सा फ्रेम का है? इसका मतलब 2 जब एफबीडी बनाएगा इस स्मॉल एम का तो सारे फोर्सेस तो लगाएगा ही, उनके अलावा एक और फोर्स लगाएगा, स्यूडो फोर्स। उसके लिए मैंने बताया कि स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है बॉडी का मास, फ्रेम का एक्सलरेशन, और डायरेक्शन जिधर फ्रेम जा रहा होगा उसके ठीक अपोजिट, मतलब इधर, m इन a। दिस फोर्स इज बेसिकली स्यूडो फोर्स। कहने का मतलब ये है कि हमको इनर्शियल से नॉन इनर्शियल पे तभी आना है जब हमारे लिए चीजें आसान हो। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा तो हम फ्रेम को चेंज करेंगे। देखो चेंज करने से काम आसान हो रहा है, चेंज करने में कोई बुराई। स्यूडो फोर्स कुछ नहीं है, एक सिंपल, बाकी फोर्सेस जैसे होते हैं स्यूडो फोर्स भी एक फोर्स है, हाइपोथेटिकल फोर्स होता है वैसे तो। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ना करके दिखाते हैं हम इसके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा। देखो छोटे छोटे एग्जांपल देखो पहले। आप बस में हो, बस अचानक से चल पड़ती है। तो मैंने आपको ग्राउंड, जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर होगा वो आदमी के गिरने को कैसे एक्सप्लेन करेगा? वो बोलेगा जब ये कार या ट्रेन जो भी है रेस्ट पे था तो आदमी का पैर भी रेस्ट पे था, सर भी रेस्ट पे था। ट्रेन चलने लगा तो उसके पैर मोशन में आ गए, लेकिन ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया उसका हेड रेस्ट पे रहना चाहेगा। तो मालूम चला पैर आगे और हेड वहीं पे, तो आदमी पीछे गिर जाता है। ये आगे ये वहीं पे, तो ऐसे गिर जाता है। लेकिन अंदर बैठा हुआ हमारा छोटू, उसको जब पूछोगे कि भाई ये आदमी क्यों गिर गया, क्योंकि ट्रेन भाग रहा है, छोटू ट्रेन के अंदर ही है, तो उसके लिए तो ट्रेन नहीं चल रहा, उसके लिए ट्रेन रुका हुआ है। लेकिन ध्यान से देखो जो हमारा छोटू है
वो कौन से फ्रेम का ऑब्जर्वर है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? तो वो सारे फोर्सेस के अलावा एक स्यूडो फोर्स भी लगाएगा इधर, तो ये बोलेगा कि ये गिर गया ड्यू टू स्यूडो फोर्स। ये बोलेगा अलग कहानी, ये बोलेगा अलग कहानी, क्योंकि दोनों का फ्रेम एकदम अलग अलग है। और एग्जांपल समझो, जैसे याद करो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है आपको ग्राउंड के फ्रेम में। इक्विलिब्रियम में हम एंगल वैंगल निकाले थे इसका। लेकिन अगर मान लो एक आदमी को हम लोग डब्बे के अंदर ही बिठा दें, तो आदमी के लिए डब्बा मतलब ट्रेन नहीं चल रहा है, तो ये आदमी क्या बताएगा ये पेंडुलम पीछे क्यों भाग रहा है? बता सकते हो? बोलो। जो डब्बे में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो क्या बोलेगा ये पेंडुलम पीछे क्यों भाग रहा है? ड्यू टू स्यूडो फोर्स, जो लगेगा इधर। इसीलिए हम देखे थे ये भागा था इधर, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आया था, तो हम लोग एफबीडी बनाए थे, एमजी इधर, स्यूडो फोर्स लगा दिए इधर। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये टेंशन को रिजॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, ये आ जाएगा टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। देख लो जो आंसर आया था फिर वही आ गया। और चलो एक छोटा सा बात ना, उस दिन हम बताना चाह रहे थे, हम रुक गए थे, आज बता ही देते हैं। टेन थीटा तो वैसे आ जाएगा, टेन थीटा में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। इन दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड करना चाहते हैं, तो इतना आ जाएगा और ये आ जाएगा, देख लो, ए नॉट का स्क्वायर और जी का स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो टी की वैल्यू आ जाएगी एम अंडर रूट ऑफ ए नॉट का स्क्वायर, और ऐसा। तुम बोलोगे इसमें क्या खास बात है, क्यों फालतू का परेशान कर रहे हो आप? तो आओ हम आपको समझाते हैं कि इसमें खास बात क्या है। अरे ये कैसे किया समझ में आ गया ना, स्यूडोफोर्स लगा के एंगल निकाल लिया हमने। पहले भी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ध्यान है? प्रभु जी, ध्यान है क्या, बोल दे। चलो एक काम करते हैं, इसको पहले समझा देते हैं, आ जाओ। देखो, मान लो कि ये डब्बा नहीं चल रहा है, तो डब्बा अगर नहीं चल रहा है तो समझ में आ रहा है कि अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो बॉडी पे दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन दूसरा एमजी। और बॉडी पे दो फोर्स लगे और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसीलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऐसा आता है, टी इधर, एमजी इधर, और आप कहते हो टी इज इक्वल टू एमजी। ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा बात है, और टिपिकल प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपको। लेकिन अब ये भाग रहा है, तो जब ये भाग रहा है तो हम देखते हैं कि रस्सी अपने आप को ऐसे अलाइन कर ले रहा है। अब अगर ध्यान से देखो इस डब्बे के अंदर बैठ के, तो समझ में आता है कि इस पे एक एमजी लगेगा, और इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और एक टेंशन लगेगा। बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं, और इस आदमी के हिसाब से ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा तब पॉसिबल होगा जब स्यूडो फोर्स और एमजी का रिजल्टेंट टेंशन के एकदम अपोजिट आए, मतलब इधर।
मतलब अगर हम इन दोनों को मिला के एक बना ले तो हमारे लिए भी इस केस में दो ही फोर्स रह जाएगा, एक टेंशन और एक इन दोनों का रिजल्टेंट। और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो साफ दिख रहा है, देखो क्या आएगा, एम ए नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर का रूट, यानी एम आ गया बाहर और ये आ गया ए नॉट का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। मतलब आप बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन और दूसरा एम इंटू ये। तुमको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो काम जी का है, डब्बा अगर ऐसे भाग रहा है और हम डब्बे में बैठ के काम करें तो जी शुड बी रिप्लेस्ड बाई दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। मतलब जब कभी भी एक डब्बा एक्सलरेट होता हुआ भाग रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो थीटा एंगल से टिल्ट होगा, और उस केस का जो जी इफेक्टिव होगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए नॉट का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया क्या? मतलब इस केस का जी इफेक्टिव होगा ये, याद रखना है ये, कि आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, हम बताएंगे अभी और भी, हम जी इफेक्टिव बताएंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, फिलहाल ये ध्यान रखना, और डिटेल में इसको हम बताएंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ ही लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो ये डब्बा ऐसे एक्सलरेट हो रहा है, तो समझ में आता है कि पेंडुलम अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा और एक आदमी इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे खड़ा है। क्या आप मुझे ये एंगल बता सकते हो? आप मुझे एक तो ये एंगल बताओ, थीटा की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा मुझे आप बताओ कि रस्सी का टेंशन, आदमी कितना फोर्स रस्सी पे लगा रहा होगा। आप अगर समझ गए हो तो एक लाइन में आंसर। डब्बा एक्सलरेट होता हुआ भाग रहा है, आदमी रस्सी पकड़ के खड़ा है, तो आप मुझे बताओ कि थीटा कितना होगा और रस्सी का टेंशन कितना होगा, जल्दी बताओ। बोलो। जल्दी 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 जल्दी, तेजस फटाफट रिप्लाई करो। अनुष्का, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, अगर आपको समझ में आ गया खटाखट कर दोगे। बोलो। यस, वेरी गुड। भाई हमारा इस केस का डब्बे के अंदर जब हम बैठ के देखेंगे, अगर यही क्वेश्चन ग्राउंड वाला होता तो हमारा आंसर ये होता। तो हमारा आंसर होता टी इज इक्वल टू एम जी। जो काम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जी का है, डब्बे में बैठ के देखेंगे तो वही काम अंडर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का है, यानी टेंशन की वैल्यू हो गई एम, और नया जी इफेक्टिव जो कि होगा ऐसा। समझ गए तो आंसर एक लाइन में, और थीटा की वैल्यू वही tan इनवर्स ऑफ ए नॉट बाई जी। बहुत ही अच्छा केस बनता है, अगर आप पकड़ लिए ना तो बस सारा खेल खत्म। मान लो कल को हम ये बोले कि आदमी ना इस रस्सी को ए एक्सलरेशन से खींच रहा है,
अब टेंशन क्या होगा? आदमी धीरे धीरे उस रस्सी को खींच रहा है ए से। आप मुझे बताइए अब नया टेंशन क्या होगा? पहले तो पकड़ा हुआ था, अब उसको वो एक्सलरेट कर रहा है। तो क्या आप मुझे नया टेंशन बता सकते हो? बिल्कुल आसान है, 2 मिनट सोचो, फट से आंसर। देखो सुनो, अगर हम यहाँ पे रस्सी को ए एक्सलरेशन से खींचते तो ये ए एक्सेशन से ऊपर भागता, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब तुम यहाँ पे दिमाग लगाओ। नहीं प्रभु जी, आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे जो कि यहाँ ये अगर ए से खींच रहा है तो ये भी ए से आगे इधर आ रहा होगा, तो इक्वेशन बनेगा टी माइनस एम और हमारा नया जी, नया जी है ये वाला, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए। आसानी से लिख दो। तो बात समझे क्या? चलो हम इसके ऊपर आएंगे बहुत डिटेल में, हम इसका डिस्कशन भी, इसके ना बहुत एप्लीकेशन होते हैं। बता ही दे क्या? आओ बता ही देते। बताएंगे तो भटक जाएंगे थोड़ा, चलो अभी हमारा काम का है नहीं, फिलहाल इतना ही काम का था। आओ एक दो काम और कर लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, फिर एक बार आपको नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में करके दिखाते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए नॉट? What should be the value of A naught so that there is no relative motion, there is no relative motion between small m and inclined plane? स्मॉल एम और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, इसके लिए ए नॉट की वैल्यू, आपको याद होगा हम डेरिवेशन कराए थे, ए नॉट की वैल्यू आई थी जी टैन थीटा। हम लेकिन चाहते हैं कि आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करके दिखाओ। आप यहाँ पे बैठ के स्मॉल एम की एफबीडी बनाओ और आंसर लाओ। ट्राई करो। अच्छे से इंक्लाइन पे बैठो, बैठ के अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो जब आप इंक्लाइन पे बैठ के एफबीडी बनाओगे तो कैसा नजर आएगा, देखो जरा। एक तो इंक्लाइन प्लेन है तो दिखाओ। वेट लगेगा दिखाओ। नॉर्मल लगेगा दिखाओ। और चूंकि आप जिस फ्रेम में बैठे हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, तो वो सारे फोर्सेस के अलावा एक स्यूडो फोर्स भी लगाएगा, एम ए नॉट का, वो लगाओ। बॉडी चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो रेजोल्यूशन अभी आप किसी का भी कर सकते हो, आंसर एक ही आने वाला, अलग आंसर नहीं आएगा। आप एन को भी रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एम जी और स्यूडो फोर्स दोनों को भी रिजॉल्व कर सकते हो, जो मर्जी है कर लो, एक ही आंसर आएगा। फिर भी हम एम जी और स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो समझ में आ रहा है कि एम जी का ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, ये वाला आएगा एम जी कॉस थीटा। वैसे स्यूडो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा एम ए नॉट कॉस थीटा, और इधर वाला आएगा एम ए नॉट साइन थीटा। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चूंकि इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये बॉडी रुका हुआ है, का मतलब एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए नॉट कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो ए नॉट की वैल्यू आ गई जी टैन थीटा, जो पहले भी आया था, और इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। हाँ, इसमें नॉर्मल अगर निकालोगे ना तो नॉर्मल बड़ा अच्छा आता है, देखो कैसे। नॉर्मल की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू को लाके पुट कर देते हैं। ए नॉट की वैल्यू है जी टैन थीटा, तो उसको हम लिख देते हैं जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप देखो एम जी आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस केस में जो नॉर्मल आ रहा है वो एम जी बाई कॉस थीटा आ रहा है। अब किसी को लग रहा होगा अरे सर ने एम जी सूडोफोर्स को क्यों रिजॉल्व किया, एन को क्यों नहीं किया। आओ एन को रिजॉल्व करके दिखाते, तब भी वही आंसर आएगा। एम जी इधर, सूडोफोर्स इधर, नॉर्मल इधर। क्योंकि इस आदमी के हिसाब से बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये एंगल अगर थीटा है, देख लो जरा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, और नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। साफ दिखाई पड़ रहा है कि एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए नॉट, एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अपना टारगेट था तो दोनों को डिवाइड कर लेते, तो देख लो ए नॉट की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा, और एन यहाँ पे एक लाइन में आ गया एम जी बाई कॉस थीटा। तो किसी को रिजॉल्व कर लो, क्योंकि एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। तो हमने ये कर दिया। अरे क्लियर है, बोलो ये। हाँ जी। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। What should be the value of A naught? What should be the value of A naught for which mass small m falls freely? What should be the value of A naught
so that the mass small m falls freely, स्मॉल एम मास का फ्री फॉल हो जाए के लिए ए नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप फिर से नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसकी एफबीडी बनाइए, नॉर्मल निकालिए और बोलिए कि कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल की वैल्यू को जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के स्मॉल एम की एफबीडी बना के नॉर्मल निकाल के एन की वैल्यू को जीरो कर दो। देखो, जरा बताओ कि कितना एक्सेसन से हम भगाएं कि स्मॉल एम का फ्री फॉल हो जाए। आओ स्मॉल एम के एफबीडी बनाते हैं। एमजी लगेगा नीचे, नॉर्मल आएगा इधर और स्यूडो फोर्स आ गया इधर। रिजॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। तो एमजी का ये वाला कंपोनेंट हो गया एमजी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एमजी साइन थीटा, और स्यूडो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट होगा जो हमारे काम का है नहीं वैसे तो, एम ए नॉट कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा। इस डायरेक्शन में चूंकि बॉडी का कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी एन प्लस एम ए नॉट साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। लेकिन आप कह रहे हो कि बॉडी का मोशन फ्री फॉल हो जाए। फ्री फॉल हो जाए मतलब ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में कोई भी कांटेक्ट ना हो, यानी नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और नॉर्मल को जब जीरो करोगे तो आ जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी, देखो बड़ा अच्छा, जी कॉट थीटा। यानी इतने एक्सलरेशन से अगर हम इंक्लाइन को भगा दें तो स्मॉल एम और इंक्लाइन के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं रह जाएगा। देख लो।
ठीक है ना ये। और थोड़ा सा और समझते हैं। नीचे लिखो, मास shown by the weighing machine मास shown by the weighing machine। वेइंग मशीन जो है मास कैसे दिखाता है? पहले मुझे एक बात बताओ, आप जब किराने की दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो आप क्या खरीदते हो, मास या वेट? हाँ जी बताओ, सभी बताए। तेजस वेट, सम वेट, अनुष्का वेट। गलत जवाब। अरे वेट जो है फोर्स है, फोर्स है, इसका मतलब इसका यूनिट होगा न्यूटन। और ये मास, इसका यूनिट है केजी। आप दुकान में जब जाते हो तो 1 किलो आलू कहते हो या कहते हो 10 न्यूटन आलू दो? क्या कहते हो? 1 केजी आलू दो या 10 न्यूटन आलू दो? जहां बोलोगे 10 न्यूटन ना, दुकानदार मार के भगाएगा। गाली दे रहा है ये मुझे। तो ध्यान रखें कि भैया आप मास खरीदते हैं, केजी। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, आप ऐसे खरीदते हो। पहले तो ये ध्यान रखें। अब एक काम आपने किया होगा, जैसे आजकल तो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ मशीन वशीन रहता है और ये इसके पैर होते हैं ऐसे। तो जैसे ही आप दुकानदार को कहते हो कि हमें 1 केजी आलू दो, दुकानदार आलू लाने जाता है, तब तक आप क्या करते हो? आप इसको कुछ फोर्स लगा के प्रेस करते हो। आप कुछ फोर्स लगा के प्रेस करते हो, वो तब भी मास केजी में दिखाता है। 2 केजी, 4 केजी, 3 केजी जो है, ऐसे दिखाता है। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है कि हर बच्चे ने एक बार जरूर किया होगा। बोलो। खाली वेइंग मशीन के ऊपर हाथ से वेइंग मशीन को आप लोगों ने जरूर एक बार दबाया होगा। बोलो हाँ कि ना। सामू अच्छी बच्ची है, सामू ने ऐसा नहीं किया है। साक्षी ने भी नहीं किया। लड़के ही बदमाश है इसका मतलब। देखो गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं। तो जब आप फोर्स लगाते हो तो वेइंग मशीन जो है ना, वो डिस्प्ले करता है उसका मास। तो ये आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? आप क्या करते हो, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है ऐसा। ध्यान से सुनना जरा। आप मान लो एक बकेट में 2 केजी आलू लाया है ऐसा। तो ध्यान से देखो तो जो वेइंग मशीन है वो आलूओं के ऊपर, आलू एज ए होल, उसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा। इस पूरे आलूओं को मिला जुला के एक नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर। वो नॉर्मल आलू के वेट के बराबर होगा, यानी N = mg। अगर वेइंग मशीन को देखो तो वेइंग मशीन के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि वेइंग मशीन ने आलूओं के ऊपर एक नॉर्मल लगाया है, तो आलू लोग मिलके भी वेइंग मशीन के ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा जो कि एन का होगा। और आप कह रहे हो कि दो, जैसे M केजी आलू है तो ये M दिखाता है। इसका मतलब जो वेइंग मशीन मास शो करता है उसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता होगा। मास shown by the weighing machine is equal to force on the weighing machine divided by g। जैसे अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रीडिंग आएगा N/g।
और एन आपका है एम जी बाई जी, तो आंसर देखो एम आ गया। तो हमेशा इस मैकेनिज्म को ध्यान रखें कि मास सोन बाय द वेइंग मशीन इज फोर्स ऑन द वेइंग मशीन डिवाइडेड बाय जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो नोट कर लो पहले, फिर हम इसके एप्लीकेशन समझाते हैं आपको। जब भी किसी वेइंग मशीन का रीडिंग निकालना हो तो आपको यही करना है, फोर्स ऑन द वेइंग मशीन डिवाइड बाय जी। अब और इधर छोटे छोटे इसके एप्लीकेशन समझाते हैं आपको। जैसे मान लो ये लिफ्ट है, और लिफ्ट में हमने एक वेइंग मशीन रख दिया है। वेइंग मशीन का अपना कोई मास वास नहीं है ऐसा मान रहे हैं, ये एम के जी का आदमी है। आपने फील किया होगा कि जब लिफ्ट में आप जाते हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो, तो ऐसा फील होता है कि अपना वेट बढ़ गया है। और जब नीचे आता है लिफ्ट तो ऐसा फील होता है कि वेट घट गया है। ऐसा क्यों होता है, यहीं से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे भी समझा देते हैं, सुनो ध्यान से। अगर आप ग्राउंड से खड़े होके देखोगे, मतलब आप इनर्शियल फ्रेम में काम करोगे, तो आप बोलोगे इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है, एक वेट लग रहा है, और एक ये भाग रहा है ऊपर ए नॉट से। इस आदमी के हिसाब से इक्वेशन आएगा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट, यानी एन की वैल्यू हो गई एम जी प्लस ए नॉट। ये नॉर्मल आखिरकार किसने लगाया है मैन पे? हाँ जी, मैन पे जो नॉर्मल लगा है वो किसने लगाया? वेइंग मशीन ने। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, फोर्स ऑन द वेइंग मशीन कितना हो गया? तो फोर्स ऑन द वेइंग मशीन हो गया नॉर्मल, और रीडिंग के लिए जी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लाके डिवाइड कर दो तो देखो आंसर आ गया ऐसा। आप देख सकते हो कि जो वेइंग मशीन का रीडिंग आ रहा है उसके एक्चुअल मास से इतना ज्यादा आ रहा है। मतलब अगर हम ए नॉट की वैल्यू को जी कर दें तो समझ में आ रहा है कि एम के जी के आदमी का मास जो वेइंग मशीन दिखाएगा वो कितना, जल्दी बोलो। वो 2m दिखाना शुरू करेगा, है ना? चलो, हाँ यहाँ पे ना हम आपको एक जी इफेक्टिव बताए थे, एक जी इफेक्टिव और बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। के लिए हमको यहाँ बैठ के काम करना होगा। जब यहाँ बैठ के काम करोगे तो मुझे एक बात खाली देख के बता दो, एन कितना होगा, जल्दी बोलो। लिफ्ट में बैठ के काम करके मुझे एन बता दो कितना होगा। फील कर लो जरा अच्छे से। लिफ्ट के अंदर बैठ के जब काम करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, अब देख के बता सकते हो? नहीं तेजस, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, तो ये स्यूडो फोर्स भी तो लगाएगा। ये बोलेगा एन ऊपर एम जी नीचे, और स्यूडो फोर्स इतना। यानी अभी अगर ध्यान से देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो काम जी करता है, इस केस में वही काम कौन कर रहा है, जल्दी बताइए। जल्दी 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 बताओ। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो काम जी का था, यहाँ पे वही काम कौन कर रहा है, देखो ना, दिख रहा है?
अरे देखना, दिख रहा है एन की वैल्यू एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए नॉट। जी प्लस ए नॉट बेटा। अनुष्का, हम कह रहे हैं देखो ना, दिख रहा है रे एन, ये इसके हिसाब से बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट, यानी एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए नॉट। मतलब ग्राउंड में जो काम जी करता था, लिफ्ट में बैठ के काम करोगे तो ये जी प्लस ए नॉट करेगा। यानी ये वाला इस केस का जी इफेक्टिव है, याद रखेंगे। दूसरा जी इफेक्टिव आया अभी तक। आप देख सकते हो कि इस केस में जो रीडिंग आ रहा है वो एक्चुअल मास से ज्यादा आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, एक केस और लेते हैं। आप बताओ इस बार, अगर लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, के ऊपर आदमी है, ये ए नॉट से नीचे जा रहा है, बताइए रीडिंग कितना दिखाएगा वेइंग मशीन? और इस केस का जी इफेक्टिव भी बताएंगे। तो यही देखने के लिए कि ऑपरेंट मास बढ़ा कि घटा, और वेइंग मशीन नहीं रखेगी तो ऑपरेंट मास घटा या बढ़ा का ऑब्जर्व कैसे करेगी? फील करके देखो इस बार जी इफेक्टिव क्या होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बोलोगे कि ये आदमी पे नॉर्मल लग रहा है ऊपर, वेट लग रहा है नीचे, ये आ रहा है नीचे, यानी एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए नॉट, यानी एन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए नॉट। यानी रीडिंग लेंगे अगर तो रीडिंग आएगा फोर्स ऑन द वेइंग मशीन डिवाइडेड बाय जी, यानी एम टाइम्स ऑफ इतना इंटू एम ए नॉट बाई जी। देख सकते हो रीडिंग एक्चुअल मास से कम आ रहा है। वैसे एक बात बताओ कि अचानक से अगर हम लिफ्ट का केबल काट दे तो क्या होगा? अगर अचानक से हम लिफ्ट का केबल काट दे तो ए नॉट की जगह आ जाएगा जी, और जैसे ए नॉट की जगह जी लाके पुट करोगे तो रीडिंग कितना आएगा देखो तो। बताओ। अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए नॉट की वैल्यू जब जी हो जाएगी तो वेइंग मशीन कितना मास दिखाएगा आदमी का? जीरो। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। वेटलेसनेस। देख लो आदमी का मास है लेकिन रीडिंग दिखाएगा जीरो। तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस का जो जी इफेक्टिव होगा वो जी माइनस ए नॉट होगा। कैसे, आओ फटाफट हम बना भी देते हैं। हम डब्बे में बैठ के अब काम कर रहे हैं तो नॉर्मल लगेगा ऊपर, स्यूडो फोर्स भी आएगा ऊपर, mg लगेगा नीचे। समझ में आ रहा है कि इसके हिसाब से बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी n मस्ट बी इक्वल टू जी माइनस ए नॉट, यानी ये इस केस का जी इफेक्टिव होगा। ये तीसरा जी इफेक्टिव मैंने बता दिया है आपको। एक केस और लेते आ जाओ। लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, चलो पता करो।
रीडिंग क्या होगा इस बार? और जी इफेक्टिव क्या होगा? नॉर्मल क्या होगा? मतलब हाँ, रीडिंग क्या होगा और जी इफेक्टिव क्या होगा? और नॉर्मल कितना होगा बोल? इस केस में एन कितना आएगा जल्दी बोलो। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सलरेशन जीरो है, एक्सेशन जीरो है, इसका मतलब एन इज इक्वल टू एम जी। और एन की वैल्यू अगर एम जी आ रही है तो जो रीडिंग आएगा वो आ जाएगा एन बाई जी, मतलब एम हो गया। मतलब इस केस में वेइंग मशीन आदमी का एक्चुअल मास दिखाएगा। और इस केस का जी इफेक्टिव समझ में आ रहा है कि जी होगा। देखो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जी इफेक्टिव वाली बातें याद रखो तो आपको फायदा होगा। जैसे मान लो ये एक पेंडुलम हैंग कर दिया है और ये भाग रहा है ए नॉट से। आपको पूछा रस्सी का टेंशन बताओ। हम चाहते हैं कि तुम एक लाइन में आंसर बता दो, बोलो। रस्सी का टेंशन कितना होगा? एक लाइन में आंसर चाहिए हमको। अगर ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता तो टी इज इक्वल टू एम जी होता, और अभी मैंने आपको बताया है कि डब्बे के रेस्पेक्ट में इसके इसका जी इफेक्टिव आता है जी प्लस ए नॉट। टी मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए नॉट। खेल खत्म। तो बोल है ना, कल को अगर ये नीचे जाने लगा ए नॉट से तो टेंशन सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि इस केस का जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ए नॉट। आ जाएगा एम इंटू जी माइनस ए नॉट। खेल खत्म। भाई जी इफेक्टिव हम टाइम बचाने के लिए सीखे हैं, लेंदी करने के लिए नहीं। चलो आओ, और थोड़ा देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, देखो। ऐसा, डब्बे का मास, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, डब्बे का मास दे दिया है, बॉक्स का मास 50 केजी, और मैन का मास दे दिया है 80 केजी। और मैन के नीचे एक वेइंग मशीन है, ये वाला। मैन के नीचे एक मासलेस वेइंग मशीन है, ठीक है, इसका कोई मास वास नहीं है। तो चले देखो, what should be the force exerted by man on the rope? What should be the force exerted by man on the rope? कह रहा है बताओ आदमी रस्सी पे कितना फोर्स लगाए, so that
The entire system remains in equilibrium in air. The entire system remains in equilibrium in air. Also find mass shown by the weighing machine. In this case, इस केस में वेइंग मशीन कितना मास दिखाएगा ये भी अपने को जानना है। ट्राई करो जरा पहले। फटाफट पता करो कि आदमी रस्सी पे कितना फोर्स लगाएगा। अरे आ गया क्या?
हाँ सॉरी सॉरी, देखो ये साउंड ऑफ हो गया था, देख जरा। मैन का एफबीडी बना लिया हमने, और ये डब्बे का एफबीडी बना लिया है। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से टेंशन आ गया, यानी कि टी की वैल्यू आ गई 325 न्यूटन। यानी, और याद करो हम एक बात बताए थे कि मासलेस रस्सी पे आदमी जो भी फोर्स लगाता है वही उसका टेंशन बन जाता है। इसका मतलब आदमी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो आदमी को रस्सी पे 325 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखो। अब आप कह रहे हो कि सर इसका मास कितना दिखाएगा, मास दिखाने के लिए हमको एन निकालना पड़ेगा, और एन ऐसे निकाल लो, इस टी की वैल्यू को लाके यहाँ डाल दो। एन की वैल्यू देखोगे आ जाएगा 80 जी माइनस 32.5 इंटू जी, यानी आ जाएगा 48.5 इंटू जी। तो रीडिंग जो आएगा, रीडिंग आता है आपको पता है एन बाई जी, तो आंसर आ गया 48.5 kg। यानी 80 किलो का आदमी है, लेकिन जो वेइंग मशीन है उसका मास जो है दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ 48.5 kg। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है जो कि आसान है। कैसे आसान है, देखो। आप आदमी और डब्बा दोनों को सिस्टम एज ए होल ट्रीट कर लो। आदमी और डब्बा दोनों को सिस्टम एज ए होल ट्रीट कर लो, तो क्या आएगा देखो। ऊपर की तरफ यहाँ आएगा टेंशन, यहाँ आएगा 2T, यहाँ आएगा T। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 4D। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आदमी का भी वेट है, डब्बे का भी वेट है, और आदमी और डब्बे का दोनों को मिला जुला के वेट देखोगे तो आ जाएगा 130 जी। देखो टेंशन एक बार में आ गया, और टेंशन एक बार में आ गया फिर आपको नॉर्मल निकालना पड़ेगा। अरे बात बताओ, समझ में आया क्या? हाँ जी। अब चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही फिर कराते हैं, ठीक है? इस बार कर देना। देखो, मैन का मास ले लेते हैं 60 kg, और डब्बा का ले लेते हैं 30 kg। फिर वही पता करो कि what should be the force exerted by man on the rope so that entire system remains in equilibrium. What should be the force exerted by man on the rope so that the entire system remains in equilibrium. और सेकंड पार्ट में what will be the mass shown by the weighing machine. इस केस में वेइंग मशीन जो है आदमी का मास कितना दिखाएगा? चलो ट्राई करो फटाफट। जल्दी जल्दी बेटा, ये होना चाहिए सबसे।
जल्दी बताओ। कितना फोर्स आदमी लगाएगा और वेइंग मशीन आदमी का मास कितना दिखाएगा? हाँ ठीक है। मास सोन बाय द वेइंग मशीन बताओ बेटा। अनुष्का, मास सोन बाय द वेइंग मशीन भी बताओ। फिर से एफबीडी बनाओ। मैन का एफबीडी बनाओ, डब्बे का बनाओ, तो मैन का बना लेते हैं, आ जाओ। तो मैन के एफबीडी में देखो, टेंशन ऊपर, नॉर्मल ऊपर, वेट नीचे। मैन इज इन इक्विलिब्रियम, सो एन प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू 60 जी। अब आया डब्बा। टेंशन इधर, नॉर्मल इधर, वेट आया 30 जी। तो आप बोलोगे टी मस्ट बी इक्वल टू एन प्लस 30 जी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा और 2t की वैल्यू आ जाएगी 90 जी। यानी टी आ गया 45 जी, यानी कि 450 न्यूटन। टी की वैल्यू को यहाँ लाके डाल दो, उससे एन निकाल लो, तो एन आ जाएगा 15 जी। और एन का 15 जी आना ये बता रहा है कि एन बाई जी जो होगा वही तो रीडिंग होता है। यानी रीडिंग इज एन बाई जी इज इक्वल टू 15। यानी इस केस में वेइंग मशीन आदमी का मास सिर्फ 15 kg दिखा रहा होगा। हाँ, अनुष्का का सही है। अब एक काम करते, आ जाओ, एक और क्वेश्चन इसी में जोड़ देते हैं। नीचे लिखो, व्हाट शुड बी द फोर्स exerted by man on the rope? What should be the force exerted by man on the rope what should be the force exerted by man on the rope so that the weighing machine shows mass of the man as 30 kg, 30, 45 कुछ भी हो सकता है, तो एक मैंने ले लिया है 30 kg। कह रहा है बताओ आदमी रस्सी के ऊपर कितना फोर्स लगाए कि वेइंग मशीन आदमी का मास 30 kg दिखाए। अब हम समझाते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैन की एफबीडी बनाते हैं। टेंशन ये, एन ये, एम जी ये, तो 60 जी ये। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि वेइंग मशीन आदमी का मास 30 kg दिखाए, यानी कि रीडिंग इस बार आपको दे दिया गया है, यानी रीडिंग इज इक्वल टू एन बाई जी इज इक्वल टू 30।
यानी एन अपने को बता दिया गया है कि 30 जी होगा। का मतलब एन अपने को पता चल गया कि 30 जी होगा। ठीक है। यानी नीचे लग रहा है 60 जी, ऊपर लग रहा है 30 जी, तो नेट जो आ जाएगा वो 30 जी का आ जाएगा। ठीक है। कि नॉर्मल की वैल्यू अब बढ़ गई है, पहले से नॉर्मल पहले 15 जी आया था, अब नॉर्मल 30 जी आ रहा है, तो ये आदमी रुका हुआ नहीं रहेगा, ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट करेगा। मैंने मान लिया है कि उसका एक्सलरेशन है ए। पहले नॉर्मल की वैल्यू 15 जी थी, तब तो ये और ये मिलके इसके वेट को बैलेंस कर रहा था। क्योंकि नॉर्मल अब बढ़ गया है, तो अब ये रुका हुआ नहीं रहेगा, ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट होगा। मैंने मान लिया है कि ए होगा। अब जरा डब्बे को देखो। डब्बे में देखोगे टेंशन आएगा इधर, नॉर्मल आएगा इधर, डब्बे का वेट मतलब 30 जी आएगा इधर। और ये नॉर्मल अपने को क्वेश्चन में बता दिया गया है कि वो 30 जी होगा। हाँ, एक बात समझ में आ रहा है कि आदमी और डब्बे का कांटेक्ट हमेशा बना रहता है। इसका मतलब जितना आदमी ऊपर गया होगा, डब्बा भी उतना ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब आदमी का एक्सलरेशन और डब्बा का एक्सलरेशन दोनों ही ऊपर होंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि आदमी हमेशा डब्बे के कांटेक्ट में है, तो जितने आदमी ऊपर जा रहा होगा, डब्बा भी उतना ही ऊपर जा रहा होगा। यानी दोनों का वर्टिकल एक्सलरेशन का डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो यहाँ इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, देखो। T-30 जी इज 60 इंटू ए। इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिए हैं। और जब डब्बे के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे टी, ये 30 जी और ये 30 जी, यानी 60 जी, यानी T-60 जी इज इक्वल टू 30 इंटू ए। अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो टी अपना एलिमिनेट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 30 जी, और उधर आ जाएगा 30 इंटू ए। यानी ए की वैल्यू आ गई जी। और जैसे ए की वैल्यू जी आ गई, तो यहाँ लाके डाल दो। तो ये हो गया 60 जी और ये हो गया 30 जी, यानी टी की वैल्यू हो गई 90 जी। और 90 जी का मतलब हो गया 900 न्यूटन का फोर्स आदमी को रस्सी पे लगाना होगा। उस केस में वेइंग मशीन आदमी का मास एक्चुअल का आधा दिखाएगा। ऐसे हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हम बोल दे बताओ 45 kg दिखाएगा तो क्या होगा। चलो एक लास्ट करा ही देते हैं, आ जाओ। भाई ये वाला होना चाहिए सबसे। मैन का मास वही 60 ले लो, और डब्बा का 30 ले लो। तो लिखो व्हाट शुड बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द रोप। What should be the force exerted by man on the rope so that so that the weighing machine shows its actual mass? कह रहा है वेइंग मशीन उसका एक्चुअल मास दिखाए। वेइंग मशीन उसका एक्चुअल मास दिखाए, इसके लिए आपको कितना फोर्स लगाना होगा।
ट्राई करो। फिर बताओ, आदमी रस्सी पे कितना फोर्स लगाए कि वेइंग मशीन जो है उसका एक्चुअल मास दिखाए। फटाफट ट्राई करो। कह रहा है कि इस बार वेइंग मशीन जो है वो एक्चुअल मास दिखाए, इसके लिए आदमी को रस्सी पे कितना फोर्स लगाना होगा। आओ फिर से देखते हैं। देखो, एक बात तो कंफर्म हो गया कि भाई रीडिंग जो इस बार आएगा वो हमको दे दिया गया है, और रीडिंग तो हमेशा यही होता है कि 60 दे दिया गया, यानी एन की वैल्यू हम लोग के लिए 60 जी हो गई। अब मैन के एफबीडी बनाते हैं। जो मैन के एफबीडी बनाओगे तो टेंशन इधर, नॉर्मल इधर, वेट आएगा इधर। वैसे एन भी हमारा 60 जी है तो दोनों कैंसिल आउट हो गया है, तो पक्का ये ऊपर भागेगा। यानी टी मस्ट बी इक्वल टू 60 × ए। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डब्बे को अगर ध्यान से देखो तो डब्बे में अपने को दिख रहा है कि टेंशन आएगा ऊपर, नॉर्मल आएगा नीचे जो कि 60 जी के इक्वल है, और वेट आएगा नीचे जो कि 30 जी के इक्वल है, और ये भी ऊपर ही भाग रहा होगा। तो लिखा जाएगा T - 90 G, दैट मस्ट बी इक्वल टू 30 × ए। अब इस टी की वैल्यू को लाके यहाँ डाल देते हैं। टी की वैल्यू को डाल दोगे तो आ जाएगा 60 A - 90 G इज 30 A, यानी 30 A इज इक्वल टू 90 G, यानी A इज इक्वल टू 3 G। और जैसे ए की वैल्यू को 3 G डालोगे तो यहाँ पे देखो लाके डाल के, तो 90 G प्लस 90 G यानी टेंशन आ जाएगा 180 G। यानी इस केस में आदमी को रस्सी के ऊपर 1800 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, जो कि बहुत ही बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। हाँ अनुष्का, ठीक है तेरा। चलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सुनो। स्प्रिंग बैलेंस। अब देखे होगे, ऐसा एक डिवाइस होता है, यहाँ पे एक रिंग बना हुआ रहता है और यहाँ पे एक हुक रहता है। आप जो भी सामान यहाँ लटकाए, कोई बैग वैग, ये फट से आपको उसका वेट बता देता है। इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस का भी काम है वही, मास मेजर करने में या टेंशन मेजर करने में या रीडिंग मेजर करने में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, देखो इसका तरीका बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। हम आपको मैकेनिज्म बताते हैं इसका कैसे रीडिंग आता है। यहाँ हमने एक लगा दिया है स्प्रिंग बैलेंस। इधर 2 kg का मास, इधर 2 kg का मास। मुझे आप बताओ कि ये स्प्रिंग बैलेंस जो है इस बॉडी का, इस सिस्टम का कितना रीडिंग दिखाएगा। 2 kg
4 के 0 केजी और none of these। बोलो। दो ब्लॉक को एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ ऐसे हैंग कर दिया है, तो बताइए कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना आएगा। तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप इसको ऐसे किया करो, जब भी आपको स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालना हो, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि स्प्रिंग बैलेंस जहां लगा है उसको हटा दो और उसको एक सिंपल रस्सी से जोड़ दो। स्प्रिंग बैलेंस जहां पे लगा हुआ था वो टेंशन निकाल लो। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बनेगा, जहां लगा हुआ था वहां का टेंशन डिवाइडेड बाई जी। तरीका ध्यान रख लो, जब कभी भी आपको स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालना हो तो स्प्रिंग बैलेंस जहां लगा था वहां से हटा दो और वहां का टेंशन कैलकुलेट कर लो, टी डिवाइड बाई जी कर लो, रीडिंग आ जाएगा। अब मुझे देख के बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ जी बताइए। इस केस में स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या आएगा। 2 केजी, 4 केजी, 0, नन ऑफ दीज। अभी मैंने मैकेनिज्म आपको समझा दिया है, जल्दी बताओ। बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने वाला कोई बात है नहीं, मैंने मैकेनिज्म समझा दिया है, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली रीडिंग 2 केजी आएगा। जैसे किसी किसी के ना दिमाग में आता है, मुझे मालूम है, कुछ को लग रहा होगा अरे इधर से भी खींच रहा है इधर से भी खींच रहा है, 4 होना चाहिए। बाई चांस अगर टेंशन 4 केजी का हो गया, 4 जी का हो गया, तो क्या होगा देख। यहाँ 4 जी नीचे 2 जी, तो ये ब्लॉक तो उछल पड़ेगा। ये 4 जी और ये 2 जी, तो ये ब्लॉक भी उछल पड़ेगा। ऐसा कुछ होता है क्या। जब नहीं होता है इसका मतलब टेंशन 4 जी नहीं हो सकता है। कुछ बच्चों को लगता है कि टेंशन 0 होगा। टेंशन अगर 0 हो गया तो मालूम चला इसके वेट को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो धड़ से गिर जाएगा, ये भी धड़ से गिर जाएगा। इसका मतलब एक बात कंफर्म है, ना 0 पॉसिबल है ना 4 केजी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है, चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टी मस्ट बी इक्वल टू 2 जी। तो रीडिंग आ जाएगा टी बाई जी, तो टी बाई जी का मतलब हो गया 2। आंसर आ गया। अब एक बात और बताओ, देखते हैं ये वाला कौन कर पाता है। एक स्प्रिंग बैलेंस ये है और एक स्प्रिंग बैलेंस ये है। ये S1, ये S2। स्प्रिंग बैलेंस का कोई मास वास नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये 6 केजी का है, ये 3 केजी का है। फाइंड द रीडिंग ऑफ S1 एंड S2। सिंपल तरीका बताए हैं, जहां जहां पे स्प्रिंग बैलेंस लगा होता है वहां स्प्रिंग बैलेंस को हटा के सिंपल रस्सी बना दीजिए, उस रस्सी का टेंशन निकाल के जी से डिवाइड कर दीजिए, रीडिंग आ जाएगा। हाँ, एक 6 केजी का है, एक 3 केजी का है। जल्दी से रीडिंग बता दो मुझे।
टेंशन नहीं चाहिए बेटा, हमको रीडिंग चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि रीडिंग क्या होगा, S1 का रीडिंग क्या होगा, S2 का रीडिंग क्या होगा। अनुष्का कह रही है S1 4। S2 बता दे बेटा। 2। देखो, अरे हमने क्या बोला आपको, आप ये स्प्रिंग बैलेंस वैलेंस सब भूल जाओ और सिंपल सा अरेंजमेंट बना लो। जैसे ही सिंपल सा अरेंजमेंट बनाए तो ये तो बन गया आपका एटवुड मशीन। और एटवुड मशीन में आपको याद होगा हम यहाँ का टेंशन लिखा करते थे, T = 2 6 3 G डिवाइड बाई दोनों का सम यानी कि 9। तो आप देख लो टेंशन की वैल्यू आ गई 4G। और यहाँ का टेंशन का 4G आने का मतलब है कि यहाँ का जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका रीडिंग आएगा 4। और साफ समझ में आता है कि यहाँ का टेंशन अगर T है तो यहाँ का टेंशन 2T होगा। तो यहाँ का जो रीडिंग आएगा वो इसकी रीडिंग का डबल होगा, यानी ये 8 kg दिखाएगा। अनुष्का देख गड़बड़ की है इसका मतलब। अनुष्का गड़बड़ की है ना, देख फॉर्मूला गलत यूज किया इसका मतलब। और देखो ना सिंपल सा बन गया। मैंने आपको बार बार क्या बोला है कि जब भी आपको स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग लेना हो, रस्सी वो स्प्रिंग बैलेंस को हटाइए, रस्सी बनाइए, रस्सी बना के टेंशन निकाल के जी से डिवाइड कीजिए। आओ एक और समझाते आओ। एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा दिया, एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा दिया, एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा दिया। बताओ, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंसेस S1 S2 एंड S3। Find the reading of spring balances S1, S2 and S3.
आपको सिंपल सा उपाय बताए, स्प्रिंग बैलेंस को हटाओ, जहां लगा हुआ है वहां का टेंशन निकालो, जी से डिवाइड करो, खेल खत्म। चलो बताओ फटाफट, हर केस में रीडिंग क्या होगा? जल्दी जल्दी रीडिंग बताओ। +1 is 16/15 m। तेजस प्रभु जी जल्दी जल्दी, फिर वही करो, स्प्रिंग बैलेंस वैलेंस सबको भूल जाओ। अब ये हमारा सिंपल सा लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है। तो लिखा जाएगा 2 mg - 2t इज इक्वल टू 2m × a। और इसके लिए लिखेंगे t - mg sin थीटा, मतलब इतना, इज m × 2a। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा mg, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 6ma। यानी a की वैल्यू आ गई g/6। और a अगर g/6 आ गया है तो यहाँ डाल के हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन आ जाएगा mg/2 प्लस 2m × a का मतलब g/6, यानी ये g/3 हो गया। तो आ जाएगा 5 mg/6। टेंशन आया है अभी, तो समझ में आ रहा है कि इसका रीडिंग आ जाएगा 5m/6। जो टेंशन यहाँ का वही टेंशन यहाँ का, तो इसका रीडिंग भी वही हो गया 5m/6। लेकिन यहाँ का टेंशन उसका डबल होगा, तो इसका रीडिंग आएगा 10m/6। दिख रहा है?
चलो इसको ट्राई करो। बताओ स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या आएगा। बताओ जरा फटाफट स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। अब इसमें मेरे 5-10 मिनट का काम और रहता है, तो अगले दिन जो भी आपके एनएलएम के डाउट्स हैं आप सब मुझे पहले ही सेंड कर देना। आज से लेके परसों तक जो भी आपको डाउट्स है सब भेज दो। क्लास में हम परसों डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को ख़त्म करके फिर हम आगे फ्रिक्शन की तरफ बढ़ेंगे। चलो ट्राई करो फटाफट। एक तरफ 4 kg है, एक तरफ 2 kg है। जल्दी बताओ इसका क्या आएगा। जल्दी बेटा, एकदम ये होना चाहिए सबसे। फटाफट फाइंड करें। अगले क्लास में हम आधा घंटा लगा के थोड़ा जी इफेक्टिव को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी 1.5 घंटा जो बचेगा उसमें हम तुम्हारे डाउट्स लेंगे। जितने भी डाउट्स हैं शर्माने की जरूरत नहीं है, फटाफट भेज देना। अरे हाँ, मेरा भी। अरे अनुष्का, इतना सामू इतना क्यों परेशान हो रही है। ये तो हमारा सिंपल सा एटवुड मशीन ही तो है, और क्या है ये। इसमें इसमें क्या अंतर है रे। एक ही तो है। टेंशन निकालना है। तो 2 into 4 into 2 into G डिवाइडेड बाई 6, यानी आ गया 8G/3। तो रस्सी का टेंशन आ गया 8G/3, तो रीडिंग आ जाएगा 8/3। खेल खत्म। कितने बच्चों का यही आया। 1 2 3 बस। प्रभु जी क्या हो गया मीनाक्षी। अरे ये तो एटवुड मशीन है। पता नहीं एटवुड मशीन मैंने कितनी बार आपको बताया है। मीनाक्षी जी नहीं पहचान पा रही कि एटवुड मशीन है ये। अभी थोड़ा क्लास में रेगुलर रहा कर। चलो बस आधा घंटा हम और लगाएंगे अगले क्लास में, और बाकी जो भी आपके डाउट्स है, जितने भी डाउट्स है सब भेज दो आज से लेके परसों तक। ये लो बार कोड जनरेट कर देते हैं।
अगली क्लास में थोड़ा हम जी इफेक्टिव आपको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जी इफेक्टिव का आगे हमको बहुत फायदा मिलेगा। फ्रिक्शन कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लॉज ऑफ मोशन का एक कॉपी है, फटाफट हो जाएगा वो।